नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2021, ध्यान दीजिएगा 2021 में जो सी-टेट पेपर जो कि ऑफलाइन मोड में हुआ था, उसमें जो सीडीपी का पेपर है, जिसमें सीडीपी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? 30 क्वेश्चन। प्राइमरी में 30 क्वेश्चन और जूनियर में 30 क्वेश्चन। तो सभी इस 30 क्वेश्चन का हम एनालिसिस जो काफ़ी एक अच्छे तरीके से कोई भी प्रश्न का एनालिसिस, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं छूटेगा जिसको हम उस प्रश्न की गहराइयों तक न जाएं और उसके भावों को न जानें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये देखेंगे, पूरी वीडियो में आप बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पेपर, जो कि मेरे पास ये पेपर ऑफिशियल पेपर है, जो कि कोड अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका कोड जो है वह आई है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किसको दर्शाता है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, एक लड़का है और उसको चोट लग जा रही है और उसके पिताजी कह रहे हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। वो लड़का रोने लगता है चोट लगने पर, और जब वो रोने लगता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम रो मत, तुम लड़कियों की तरह व्यवहार क्यों करते हो। यह किसको दर्शाता है दोस्तों? यह ऑप्शन आपके सामने लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है, लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, क्योंकि उसके पिताजी को ये पता है, उसके पिताजी को अगर उसके पिताजी को भी चोट लगती तो उसके पिताजी कहे होंगे कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो या लड़कियों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो। तो यह किसको दर्शा रहा है दोस्तों? यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड जेंडर स्टेरियोटाइप्स को दर्शा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में एक प्रगतिशील कक्षा में क्या संभव है? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन कराना चाहिए। एनसीएफ 2009 कहता है दोस्तों कि कभी भी आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम पर बच्चों को नहीं पढ़ाना, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। 1 मिनट के लिए इस ऑप्शन को सही मान ले रहा हूँ। आगे देख रहा हूँ, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए और विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बच्चे को कभी भी काले गोरे, उच्च नीच, भेदभाव, मोटा पतला के आधार पर आप बांट ही नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में सबसे बढ़िया मेरा ऑप्शन है दोस्तों, ज्ञान की संरचना के लिए बच्चे को प्रचुर मौका देना चाहिए, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देने की अपेक्षा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है दोस्तों? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके बच्चे को दिए जाते हैं, उसको सीखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब ऐसा प्रश्न बने कि जब बच्चे को किसी कक्षा में, मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि महात्मा गांधी 1915-16 में भारत आए, दक्षिण अफ्रीका से आए। अगर मैं ऐसा एक टीचर के रूप में बच्चों को बता रहा हूँ तो बच्चों की तरफ से एक प्रश्न आ रहा है कि कब आए, क्यों आए, कैसे आए, तो यह किसको दर्शाएगा कि मतलब यह सीखने में, अधिगम में सहायक होगा कि असहायक होगा? ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करता है दोस्तों। यह ऐसा तो हो नहीं रहा है। बच्चे कब, कहाँ, क्यों, कैसे करेंगे तो वह उनको अनुत्प्रेरित थोड़ी नहीं करेगा, उनको उत्प्रेरित करेगा। आगे देखिएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन देखिएगा, छात्रों में व्यवहार के निकास प्रवृत्तियां पैदा करता है। निकास प्रवृत्तियां कभी नहीं पैदा करता है दोस्तों, इसलिए यह तीसरा भी गलत हो जाएगा। और अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यह अर्थहीन नहीं है, यह अर्थ इसका मिल रहा है। अधिगम प्रक्रिया में यह जो है यह सुसाध्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अधिगम के लिए पाण आधारित संरचना का काम करता है। पाड़ क्या होता है दोस्तों? पाड़ जो होता है एक छत्र छाया होती है। पाड़ जो होता है
वह सहारा या सहायता प्रदान करने वाली वस्तुओं को पाड़ बोला जाता है। इन घरों में भी इसका पाड़ का उपयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन? बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अब जब आप लोग समाजीकरण पढ़े होंगे तो समाजीकरण में आपको दो रूप मिला होगा दोस्तों, दो रूप, एक प्राथमिक कारक और दूसरा का मिला होगा आपका द्वितीय कारक। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है दोस्तों, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से होता है? तो प्राइमरी सोशलाइजेशन दोस्तों फैमिली से होता है, परिवार से होता है। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहाँ से होता है दोस्तों? सेकेंडरी सोशलाइजेशन जैसे स्कूल हो गया, पुस्तकालय हो गई, यहाँ से होता है। तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर जो है पहला ही हो जाएगा। अगर आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, और यहाँ पे देखिएगा समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक, परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है नहीं, ये भी होगा ही नहीं। परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है नहीं, क्योंकि परिवार जो है वह समाजीकरण का प्राइमरी कारक है दोस्तों। जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे, यहाँ पे पांचवा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। जो आप लोग देखेंगे कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसकी तरफ जोर देता है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत को आप लोग जब देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वह किसको जोर दे रहा है। बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापा जाता है, बिल्कुल गलत बात है कि जो बहुबुद्धि होता है वह वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापा नहीं जाता है। मापा तो जाता है लेकिन केवल उसके द्वारा मापा जाता है, ये बात हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल जो है वो आपका निगेटिव वर्ड है सीटेट की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू सीटेट। यहाँ पे देखिएगा, यह एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता से निर्धारित नहीं की जाती। एक व्यक्ति के बुद्धिमत्ता से आप अनेक बालकों के बुद्धिमत्ता को कभी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है। और बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो इसलिए बुद्धिमत्ता में जो है दोस्तों वह विभिन्न दशाएं हैं। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। आगे देखिएगा, आगे है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यह जो है यह प्रथागत को दर्शाएगा, प्रथा पूर्व को होगा नहीं। प्रथागत ये बातें चली आ रही है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसके स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के प्रथागत कारण को दर्शा रहा है। यह प्रश्न दो बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, दो बार, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की, एक यहाँ पे देखिएगा मनोवैज्ञानिक का नाम आया है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डाट डाट के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों कहीं भी आपको लेव वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक आ जाए, वहाँ पे समाज की बात की कर दे, वहाँ पे समूहीकरण की बात कर दे, वहाँ पे समूह के सीखने की बात कर दे, वहाँ पे सोशलाइजेशन की बात कर दे, दोस्तों उसके साथ चले जाइएगा, 90% अवस्था में वह आंसर जो होगा आपका दोस्तों करेक्ट होगा। तो लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया किसको महत्व देती है? तो यहाँ पे देखिएगा, संतुलीकरण को नहीं देगी, अभिप्रेरणा को नहीं देगी, गुणारोपण को नहीं देगी, सांस्कृतिक उपकरणों को देगी दोस्तों, सांस्कृतिक उपकरणों को, कल्चर टूल्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डाट डाट के रूप में निर्धारित करते हैं। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के डाट डाट के रूप में वर्णित करते हैं। किसको करते हैं? यहाँ पे देखिएगा, मनोवैज्ञानिक उपकरणों को, ये तो होगा नहीं दोस्तों। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, ये तो भी नहीं होगा। विकास का समीपस्थ क्षेत्र होगा ही नहीं। स्कीमा मनोबंध, या ये जो है आपका टैग वर्ड
पॉजिटिव वर्ड में आपको बताया था, जहाँ पे स्कीमा आ जाए वहाँ पे संरचना जैसी बात को रूप में कर दे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कीमा के रूप में। टैग वर्ड जो है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। टैग वर्ड जो होते हैं वह आपके 150 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टैग वर्ड पर आधारित होते हैं, इसलिए टैग वर्ड की वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विकास का मुख्य गुण क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा, विकास का मुख्य गुण क्या होता है, जब इसके बारे में आप लोग करेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण गुण क्या होता है, तो अमूर्त सोच का विकास होगा ही नहीं। अमूर्त सोच का विकास की बात उसमें कही नहीं जाती है। विचार सोच में केंद्रीकरण, ये बात जो है आपका पॉजिटिव है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, परिकल्पित निगनात्मक सोच होगा ही नहीं। संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध तरीके से करने की क्षमता, ये तो होगा नहीं, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विचार और सोच में जो होगा दोस्तों वो केंद्रीकरण होगा। कंटेनर इन थॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से होता है, केवल विकास विद्यालय में नहीं होता, गली मोहल्ले रोड सड़क आदि हर जगह पे होता है, घर परिवार में हर जगह होता है। विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान होता है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो आप अगर बाल्य अवस्था में जो चीज़ें सीखे हैं उतने ही सीखे रह जाते, आगे आप सीख ही नहीं पाते। तो विकास जो होता है वह बाल्य अवस्था में ही नहीं होता है। यह जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो बहुत होती हैं। तो दोस्तों विकास जो होता है वह कहाँ होता है? विकास बहुआयामी होता है। विकास के अनेक चरण होते हैं दोस्तों। आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि विकास जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? विकास जो होता है वह बहुआयामी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे है 11 नंबर, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक ये सीक्वेंस पूछा है कि डेवलपमेंट चिल्ड्रन का किस सीक्वेंस में होता है दोस्तों? आपको बताया हूँ कि जो बच्चे का विकास होता है वह दोस्तों क्या होता है? वह सरल से कठिन की तरफ होता है, वह ज्ञात से अज्ञात की तरफ होता है, वह जो होता है वह विशिष्ट से समान की तरफ होता है, वह जो होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। तो जब इसको आप देखेंगे इस सीक्वेंस में, जो ये दोस्तों देखो अमूर्त से मूर्त की तरफ होता ही नहीं है, मूर्त से अमूर्त की तरफ, अमूर्त से सांवेदिक की तरफ और सांवेदिक से मूर्त की तरफ। दोस्तों जो आप इसको देखेंगे, जब आप इसको ध्यान से एक रूप से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको यही मिलेगा, सांवेदिक मूर्त से अमूर्त की तरफ। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ए ट्रैक्टेड एज। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाता है? विभिन्नता में एकता, जो आपके संविधान में भी इसका वर्णन है। अधिगम के प्रक्रिया के बाधा के रूप में, बाधा तो होगा नहीं दोस्तों, इनकरेक्ट हो जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये तो होगा नहीं। विभिन्नता का मतलब एकता के रूप में देखेंगे, विभिन्नताओं को एक सहायक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में देखेंगे। योग्यता आधारित समूह बनाने के मापदंड तो करना नहीं है, समूह बनाना नहीं है, और बच्चे का मापन या मूल्यांकन हर स्थिति में करना नहीं है, ठीक ना। एक विशेष प्रक्रिया के तहत उसका मूल्यांकन करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दे रहा है कि एक समावेशी कक्षा में डॉट पर जोर देता है। किस पर एक समावेशी कक्षा जोर देती है? तो एक समावेशी कक्षा जो होती है वो किस पर जोर देती है? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव करेंगे नहीं, और हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। दोस्तों जहाँ पे आ जाए अवसर प्रदान करना, वहाँ पे एक सेकंड जरूर सोचना, क्योंकि जो अवसर वाली बात होती है, बच्चे को सीखने के लिए उसे उपयुक्त समय देना, अवसर प्रदान करना, सामर्थ्य को बढ़ावे देने के लिए उसे अंतः प्रेरित करना, ऐसी बात आ जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यूज। जो ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है वह किसको दर्शाता है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों का कौन सा विकास या कौन सी प्रवृत्ति होती है? तो मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जैसे शारीरिक दिव्यांगता और छात्र जिसका जिसका अशक्त शरीर है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि 2016 दिव्यांगजन जो अधिनियम आया था, तो 2016 दिव्यांगजन अधिनियम इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2016 दिव्यांगजन अधिनियम बच्चों के एक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनको सीखने के लिए एक प्रकार की पाठ का निर्धारण करती है, पाठ का संरचना करती है। तो इसमें जो होगा वह मंदित छात्र के विकलांग छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको ये बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लाई गई थी? 2016 में लाई गई थी दोस्तों, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे देखेंगे अधिगम कठिनाइयाँ से जूझते हुए छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे नहीं शब्द दिया है दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल ये तो करना चाहिए। बच्चे अगर अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है तो उसे आप लोग डिजिटल कुछ भी दिखाकर सिखा सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं? मतलब जिस पर जो दिखे भी और उससे आवाज़ भी आए उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, जिसे देखा और सुना जा सके। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं दोस्तों। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। कोई बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है तो उसके लिए आप लोग व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बना सकते हैं। उसको सीखने के लिए एक अलग प्रकार की रणनीति तैयार कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग आप तो बच्चा पहले से ही कठिनाइयों में घिरा हुआ है और उसको आप जटिल संरचना कभी भी नहीं देंगे तो आपका जो गलत ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको यही ध्यान देना है। नहीं है पूछा है और आप दे देते हैं 1 2 3 में से, और आपका आंसर जो होता है वो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह शिक्षा शास्त्री और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं कराना है, और नहीं कराना है इसलिए ये ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। आगे देखिएगा, संरचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? असतर्कता है, अति सक्रियता है, अपसारी चिंतन है, कम परिज्ञानात्मक या बोधगम्यता है दोस्तों। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्ष्य यही है दोस्तों। असतर्कता नहीं है, सतर्कता होता तो सही होता। अति सक्रियता होगा ही नहीं दोस्तों। यहाँ पे कम परिज्ञानात्मकता या बोधगम्यता तो होगा नहीं। कम ज्ञान वाला व्यक्ति सृजनात्मकता की पहचान उसको कर ही नहीं सकते। जिसको कम ज्ञान हो, जिसको जानकारी बिल्कुल नहीं हो, उसकी आप सृजनात्मकता के अंतर गिनती ही नहीं कर सकते, काउंटिंग ही नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपसारी चिंतन करता हो दोस्तों, जो व्यक्ति डिवर्जेंट थिंकिंग करता हो, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार का व्यक्ति हो, उसको आप सृजनात्मकता की उस आधार पर आप सृजनात्मकता की पहचान कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो विविध पृष्ठभूमियों से आते हों, जो जैसे कि मान लीजिए भारत के अनेक हिस्सों से आते हों, कोई मराठी बोलता हो, कोई गुजराती बोलता हो, कोई पंजाबी बोलता हो, कोई तेलुगु बोलता हो, मतलब विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविध संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। कभी बातचीत आप टाल नहीं सकते। बातचीत करके उसको प्रोग्रेसिव कक्षा के तहत, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंतर्गत लाना चाहेंगे। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। बात तो अभी तक थोड़ा पॉजिटिव लग रही है। आगे देखिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल। कभी भी बच्चे के लिए मानकीकृत आकलन आ जाए, यह जो है निगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप इनकरेक्ट करिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करते हों। ये तो करना नहीं है। नकारात्मक रूढ़िबद्ध बच्चों के अंतर्गत नहीं, सकारात्मक रूढ़िबद्ध बच्चों के अंतर्गत लाना है दोस्तों। तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण का मतलब हो गया दोस्तों, अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए झांसी वाली रानी, और लड़के हैं तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसी कहानियों को विविध पृष्ठभूमियों से, उनके क्षेत्रों से जो कहानियाँ है उसको अपने उसके जीवन में जोड़कर अलग
अलग प्रकार की रणनीति तैयार कर कर उसे शिक्षण अधिगम में सहायता प्रदान करना चाहिए। यही एक सफल या सक्सेस टीचर की पहचान होती है। आगे देखिएगा, समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाई। समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार आप सुसाध्य कर सकते हैं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। जब समस्या में कोई बच्चा फंस गया है तो समस्या समाधान को आप किस प्रकार सुसाध्य करेंगे। तो समस्या समाधान विविध जो आप लोग देखिएगा, जो समस्या समाधान होती है, समस्या समाधान को एक अधिगम के रूप में सुसाध्य करने के लिए टीचर को काफ़ी प्रेबिलिटी का महसूस करना पड़ता है। समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। समस्या को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करेंगे नहीं। यहाँ पे समस्याओं हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे नहीं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर जोर बच्चे को देना नहीं है। मतलब दोस्तों समरूपों का इस्तेमाल कर कर तीसरा आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूपों का इस्तेमाल करके। आगे देखिएगा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है दोस्तों। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रख सकते हैं। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सब्सटेंटेड बाई। तो कैसे रख सकते हैं। बच्चे को दंड देकर आप अधिगम को सुसाध्य कभी नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए यह इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये सही है, ठीक। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव टैग वर्ड इसको मानूं तो बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये बात भी तो पॉजिटिव है। और यंत्रवत याद करने के बच्चे को कभी भी आपका रोट लर्निंग याद कराने वाली जैसी भावनाओं को कभी नहीं करना है दोस्तों। उसको कभी भी रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर माना है जो आयोग ने वह है प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर बच्चों को आप सिखा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। आपको लग भी रहा है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर ही आप बच्चे को नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसको कठिन भी कुछ दिया जा सकता है। कठिन आसान से कठिन की तरफ तो बच्चे को लेकर जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। तो प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर फोकस करके या जोर देके आप उसको अधिगम प्रक्रिया को कायम रखेंगे, सिखाएंगे। यहाँ पे देखिएगा शर्मिंदगी क्या है दोस्तों। शर्मिंदगी के अभाव में क्या क्या होता है। शर्मिंदगी का ज्ञान से कोई संबंध नहीं, ऐसा है नहीं दोस्तों। शर्मिंदगी का ज्ञान से संबंध है दोस्तों। यहाँ पे देखिए शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों का अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। और शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो आयोग ने भी माना है और आप भी कह सकते हैं कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर बच्चे के अंदर शर्मिंदगी है तो बच्चा कभी नहीं पूछेगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि अब जानते हैं कि 2 + 2 = 4 होता है, और अगर आपने लिख दिया 2 + 2 = 5, तो बच्चा के अंदर अगर शर्मिंदगी है तो क्लासरूम के अंदर बच्चों के बीच से खड़ा होकर वो कभी नहीं पूछेगा, वह शर्मिंदगी महसूस करेगा। वह उसके अंदर अनेक प्रकार के विचार आएंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, या मुझे खड़े होने पर बच्चे हंसेंगे, ऐसे भाव आएंगे। तो शर्मिंदगी के जब बच्चा शर्मिंदगी करेगा तो शर्मिंदगी का जो असर होगा उसके संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव दोस्तों डालेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन है। सबसे प्रभावशाली माध्यम कह रहा है दोस्तों कि सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन है। तो निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ये तो होगा नहीं, यंत्रवत विषय वस्तु को कभी याद नहीं कराना है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, संकल्पनाओं के बीच संकल्प आप खोज सकते हैं, पॉजिटिव वर्ड है, थोड़ा इसको रखते हैं। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना विश्लेषण के किसी भी बात का आप अवलोकन कर ही नहीं सकते, इसलिए निगेटिव है। अनुकरण, नकल और दोहराना, अनुकरण और नकल तो बात मैं मानता हूं, लेकिन दोहराना जैसी बात आ जाए दोस्तों, इसलिए निगेटिव, बच्चे को दोहराने पर जोर नहीं देना है। तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में
छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करती है। दंड वाली बात तो होगा नहीं दोस्तों, एकदम कन्फर्म है। त्रुटियों की समझ अध्यापन त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। त्रुटियों की संबंध अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। और अगला है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों छात्रों से अलग कर सकती है। ऐसा होगा नहीं दोस्तों। और अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ऐसा होगा नहीं। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि जब हम बच्चों का विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे बच्चा क्या करता है। त्रुटियां को कभी नकारात्मक नहीं लेना है दोस्तों, सीखने के रूप में त्रुटियों को सकारात्मक रूप में लेना है। क्योंकि देखना है कि बच्चा कौन सी त्रुटि कर रहा है, इस त्रुटि को कैसे सुधार करना है। यह एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा की पहचान है। टीचर देखेगा कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, उसको कैसे सुधारा जाएगा। तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है दोस्तों। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। कब कठिनाई होती है बच्चे को सीखने में? तो सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो जब टुकड़े अलग अलग टुकड़ों में किसी भी सूचना को प्रदर्शित करते हैं तो बच्चों को कठिनाई होती है। आगे देखिएगा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिक सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु के बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो आप देखिएगा कि बच्चों में सीखने की कठिनाई होती है जब जब सूचना अलग अलग टुकड़े में प्रस्तुत होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अलग अलग सूचनों टुकड़ों में जब प्रस्तुत की जाती है सूचना तो लड़का नहीं जान पाता है और उसके लिए वो कठिनाई या जटिल रूप हो जाता है। वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगी तो कठिनाई तो होगी नहीं। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। सामाजिक संदर्भ का मतलब होता है दोस्तों सोशलाइजेशन। समाज की भाषा में हो तो उसको बच्चा आसानी से सीख जाता है। विषय वस्तु बहुरूपों में प्रस्तुत हो, उसका बहुत से रूप हो तो लड़का उसको समझने में आसानी रूप देखता है। जैसे एक ही वस्तु के अनेक प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं तो लड़का आसानी से सीख जाता है, इसलिए आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है दोस्तों? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, उच्च उत्तेजना उच्च भय मतलब यहाँ पे डर, सबसे ज़्यादा डर बच्चों के अंतर्गत होगा तो वो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कही जाएगी, बिल्कुल नहीं कही जाएगी। जहाँ उच्च भय की बात आ गई उसको काट दो। यहाँ पे कोई भय नहीं, कोई भय की नहीं होगा तब बच्चा सीखेगा, ये तो बात सही है। कोई उत्तेजना नहीं, अगर अंदर अंदर बच्चे की भाव ही नहीं है, उसके अंतर्गत किसी चीज़ को सीखने की कंठा ही नहीं है, उत्तेजना ही नहीं है, ललसा ही नहीं है तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो कोई उत्तेजना नहीं होगी तो बच्चा नहीं सीखेगा। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था हो जाएगी बच्चों संतुलित अवस्था। जब बच्चे के अंतर्गत होगी और उसके अंदर कोई भय नहीं होगा तो वह सीखने के लिए सबसे सबसे ज़्यादा क्या होगा दोस्तों? अभिप्रेरित होगा। क्या होगा? अभिप्रेरित होगा। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पे तो होगा नहीं, बच्चों की भूमिका नहीं रहेगी तो अधिगम संरचना बनेगी कैसे? बच्चे ही तो अधिगम के सबसे मुख्य स्रोत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, ये तो बात गलत है। वयस्कों पर निर्भर करते हैं दोस्तों लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, ये बात गलत है। बच्चा अपने स्वयं भी कुछ सीख लेता है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बात पॉजिटिव है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करते हैं, बात नेगेटिव है दोस्तों। ये आप लोग देखिएगा, मैं आपको पहले भी बोल दिया कि आप सी टेट निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड अगर जानते हैं तो 150 में से आप कम से कम 50 क्वेश्चन टैग वर्ड पर आधारित क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्ले एंड एक्टिव रोल इन अधिगम का संरचनात्मक विचार सुझाव यही बताता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग? तो योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है, प्रयासों में कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता है, असफलता नियंत्रित है। जब ऐसी बात आपके सामने कर दी जाए दोस्तों, तो आप तुरंत समझिएगा कि अधिगम के लिए कौन सी धारा है। तो जो आप लोग देखिएगा, योग्यता अटल बात गलत हो गई, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बात गलत हो गई, असफलता अनियंत्रित है, ये बात गलत हो गई। असफलता को नियंत्रित भी किया जा सकता है दोस्तों। तो योग्यता क्या है? सुधार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? तो निम्न में से कौन सी परिपाटी जो होती है वह बच्चों में समझ को बढ़ाने में सहायक होगी? तो वह कौन सी होगी? आप देखिएगा, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ये तो होगा नहीं, किसी बस प्रतिस्पर्धा पर बच्चे को नहीं ले जाना है। पाठ्य पुस्तक मानकृत या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चे को नहीं देना है। बारंबार परीक्षाएं करके बच्चे को बोरिंग महसूस नहीं कराना है। अन्वेषण और संवाद जो होगा, बच्चों से वाद विवाद कराया जाए, यह सीखने में या समझ में बढ़ोतरी के यह जो है वह पॉजिटिव पहलू हैं दोस्तों, इसलिए चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? व्यक्तिगत मतलब वह स्वयं से वाक मतलब बातचीत होता है दोस्तों। व्यक्तिगत वाक्य कह रहा है तो व्यक्तिगत प्राइवेट स्पीच, जिसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, व्यक्तिगत वाक्य, यह किसको दर्शाता है? संज्ञानात्मक परिपक्वता को, स्वयं नियमन को, आत्म केंद्रियता को, मनोवैज्ञानिक विकार को। तो किसको दर्शाएगा? स्वयं। वह किससे बात कर रहा है दोस्तों? स्वयं नियमन से बात कर रहा है, या स्वयं के बारे में बात कर रहा है, आत्म स्वयं का बात कर रहा है, तो वह स्वयं नियमन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वयं नियमन। आगे देखिएगा, मूल्यांकन की पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना। मूल्यांकन से विद्यार्थियों को नामांकन आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर पाया है उसको आप अलग भाव देना, और जो कम नंबर पाया है उस बच्चे को अलग भाव देना, यह आपके एक सफल टीचर के रूप में गलत बात है। तो मूल्यांकन की पद्धतियों का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, आप किसी भी मूल्यांकन करके कोई ज़्यादा नंबर पाया है उसको अलग बैठाना, जो कम नंबर पाया है उसको अलग बैठाना, ऐसा आप कर नहीं सकते दोस्तों, इसलिए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये तो बात कुछ आपके लिए पॉजिटिव है कि विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, और गलती को एक संसाधन के रूप में लेना है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ऐसा होता नहीं है लेकिन रियल टाइम में ऐसा ही है दोस्तों। लेकिन पुरस्कार वितरण हेतु बच्चे को उच्च अंक के आधार पर उसके मनोबल को बढ़ाना, और कम नंबर पाने वाले बच्चों के मनोबल को डाउन करना, एक आपके सफल टीचर के रूप में यह निगेटिव थिंकिंग है, यह अच्छा थिंकिंग नहीं है दोस्तों। तो विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यह ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आशा करेंगे कि आप इसका करेक्ट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है दोस्तों? केवल आनुवंशिकता पर। केवल शब्द आइडेंटिटी ओनली बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है। केवल आनुवंशिकता पर आप लोग बच्चों के विकास को और विभिन्नताओं को आप प्रतिरूपित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। केवल पर्यावरण पर ये भी नहीं कर सकते हैं, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पर, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सबसे आसान क्वेश्चन ये था कि बच्चों का विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है दोस्तों? आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया के तहत ही बच्चा सीखता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण मतलब ये दोस्तों होता है, आनुवंशिकता मतलब जो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी गिफ्ट ऑफ उसके जनरेशन से मिला हुआ चीज़ है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक अभिक्रिया के तहत बच्चा सीखता है और अधिगम को अपना सुसाध्य बनाता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी रिवीजन के साथ। तो कैसी वीडियो आपको लगी? अच्छी लगी तो आप लोग लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।